हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस के आंसर और सजेस्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, छोटे शहरों का स्वशासन नियंत्रित होता है। क्या पूछा गया? छोटे शहरों का स्वशासन नियंत्रित किसके द्वारा होता है? नगर पालिका द्वारा। आंसर क्या होगा? नगर पालिका द्वारा। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स इन कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज। आंसर कितना होगा? 144। कितना नंबर है? वार्ड की संख्या पूछा गया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्डों की संख्या पूछी गई है, तो कितना हुआ? 144। तीसरा है, पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा सभापति। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में प्रथम पंचायत निर्वाचन कब हुआ था? 1978 में। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय हुक्मनामा जारी कर सकता है? अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में प्रथम लोक अदालत का गठन कब हुआ था? आंसर 2005 में। उच्चतम न्यायालय के पास कौन कौन से अधिकार है, ये पूछे गए हैं। तो आंसर होगा प्रारंभिक, अपील एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। 8, उपभोक्ता सुरक्षा कानून द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कब पारित किया गया था? 24 दिसंबर 1986 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब वो रिटायरमेंट एज कितना होता है एक जज का? हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडियन यूनियन हैज़ मोर पावर्स देन एनी सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हु सेड दिस? किसने कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है? आंसर होगा AK अय्यर साहब। मनी बिल या धन विधेयक का प्रथम प्रवर्तन हुआ था, कहाँ हुआ था? लोकसभा में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, कौन करती है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का स्तर है, कौन सा स्तर है? द्वितीय स्तर है, सेकंड टर्म। कोलकाता नगर निगम के मेयर का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्विसदन या बाइकैमरलिज्म पद्धति के समर्थक थे, कौन थे? JS मिल। बहुव्यक्ति कार्यपालिका का उदाहरण माना गया है, तो क्या लिखेंगे? स्विट्जरलैंड। UN चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111। ग्राम पंचायत की प्रथम सभा का आह्वान कौन करता है? BDO। आंसर है BDO। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द राज्यसभा इज 250। पार्लियामेंट इज अ प्ले थिंग, किसने कहा था? सेड बाय, किसने कहा था? बेनितो मुसलिनी ने कहा था। अगला है, इफ़ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन डार्कनेस हाउ ग्रेट इज़ दैट डार्कनेस। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कही गई है? तो लिखेंगे लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कही गई है। अगला है, एट प्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में वर्तमान मेंबर्स की संख्या कितनी है? 193। अगला प्रश्न, यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। यूनियन मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। यूनिटाइंग फॉर पीस रेजोल्यूशंस वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। किस साल पीस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? तो आंसर होगा 1950, 3 नवंबर 1950। वेटो पावर कैन बी यूज्ड। वेटो पावर का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखेंगे परमानेंट मेंबर्स, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं वो वेटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेंगे, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आंसर होगा जोसेफ फ्रैंकल। बैंडन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर। किस साल हुआ था? 1955 में। क्या हुआ था? बैंडन कॉन्फ्रेंस। सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। और ये कितना में इस्टेब्लिश किया गया था? 1985 में। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कार्य करते हैं। कौन है जो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितने साल की होते हैं वो लोग? 9 ईयर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष किस साल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? 1945 में। भारत चीन सीमा संघर्ष जिसको कहा जाता है सिनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था? 1962 में।
और आगे लेंगे, सन 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री डैश के बाद है के द्वारा बाजार अर्थनीति को परिवर्तन किया गया था। कौन थे वो प्रधानमंत्री? तो आंसर होगा नरसिम्हा राव। 123 एग्रीमेंट वाज, 123 एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था किस साल? 2005 में। चलिए अब देखते हैं कुछ बड़े प्रश्नों को। तो पहला जो बड़ा प्रश्न दिया गया वह डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच के अंतर की विवेचना करना है। ठीक है, बताना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर विभिन्न विचारकों के अलग अलग विचार रहे हैं। जहां फ्लैंकिस ग्रॉस तथा रसेल फील्ड ने विदेश नीति को अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा है, वहीं विचारक फ्रेंड ए सोडरमान के निर्देश नीति के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानने से इनकार किया है। उनका मानना है कि विदेश नीतियों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक भाग मात्र है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया का अध्ययन है जिसमें राष्ट्रीय अथवा राष्ट्र समूहों के साथ विरोध की दशा में भी राष्ट्रीय लाभदायक स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता है। पामर तथा पाकिंस ने इसे राज्य प्रणाली का अध्ययन माना है, तो वहीं वॉटन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अन्य बातों के अध्ययन के अतिरिक्त वे सभी तत्व या शर्त शामिल है जो एक से अधिक राज्य को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि विचारकों के विचार में एकता का अभाव है तथा वे इस संबंध में अलग अलग विचार रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है? देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र विषय में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों की विवेचना करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र इन राजनीतिक संबंधों के विवेचना के साथ साथ राष्ट्रों की आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं अन्वेषणात्मक समस्त समकक्ष संबंधों का अध्ययन करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संबंधों का विवेचन है, परंतु मूलतः वो अंतर्राष्ट्रीय समाज के राजनीति तथा राजनीतिक संबंधों को ही व्यक्त करता है। अंतर में क्या क्या लिखेंगे पॉइंट? अध्ययन क्षेत्र की परिधि संबंधी अंतर। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक निकट संबंध है, किंतु ये संबंध उन्हें समानार्थक नहीं बनाता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है, ये राष्ट्रों के मध्य व्याप्त समस्त प्रकार के संबंधों की समग्रता का घोतक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बोध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्र के मध्य व्यापारिक आदान प्रदान को अभिव्यक्त करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस आदान प्रदान की पृष्ठभूमि को निहित राजनीतिक अभिक्रियाओं को अभिव्यक्त करती है। अगला पॉइंट है व्यवहारगत अंतर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहार परक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत परक है। ठीक है, अगला पॉइंट लेंगे दृष्टिकोण अंतर। इनके बीच दृष्टिकोण अंतर भी देखा गया है। केजी हॉलसेट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को अनेक समय दूसरे देशों से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, शक्ति क्या है? शक्ति के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो लिखेंगे शक्ति या राष्ट्र शक्ति का तात्पर्य उस शक्ति से है जिस शक्ति के कारण एक राष्ट्र का प्रभाव अन्य देशों के कार्यों पे पड़ता है। पामर और पार्किंस के अनुसार शक्ति एक प्रभाव, ताकत और सामर्थ्य है। कार्ल ड्यूस के अनुसार शक्ति एक सिक्का है जिसकी सहायता से इसका स्वामी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, या दूसरी तरफ इस शक्ति के बल पर अपने अस्तित्व को बनाए रखना संभव होता है अथवा कोई विवाद होने पर उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब देखेंगे एलिमेंट्स क्या क्या है, तत्व क्या क्या है। शक्ति के निम्नलिखित तत्व है भूगोल, जनसंख्या, उसके अंतर्गत आता है सरकार, तकनीकी ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता। अब देखेंगे एक एक करके सबका विश्लेषण। भूगोल, किसी देश की शक्ति का सबसे प्रमुख तत्व वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है। जापान तथा ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति के कारण ही उनकी नौसेना ने पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। नेपोलियन के अनुसार किसी देश का विदेश नीति का निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति द्वारा होता है। मैग्नेथाउ के अनुसार भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भूगोल से संबंधित 4 कारक दिए गए हैं। 4 कारकों
का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भूमि का आकार। राष्ट्र शक्ति के निर्धारण में भूखंड या भूमि का आकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश का भूमि क्षेत्र अधिक तथा विस्तृत होगा वहाँ संसाधन तथा जनसंख्या भी अधिक होगी, जिससे एक बड़ी सैनिक शक्ति का लाभ होगा। अतः ऐसे विस्तृत क्षेत्र वाले जहाँ सैनिकों की संख्या अधिक हो उसे जीतना तथा उस पर अधिकार करना कठिन होता है। ऐसे भूखंड में संसाधनों की प्रचुरता के कारण उसका औद्योगिकरण विस्तृत रूप में होता है। स्थिति किसी देश की स्थिति उस देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को प्रभावित करती है। स्थिति कूटनीति और युद्ध को भी प्रभावित करती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र का जलवायु निर्धारण स्थिति, वर्षा और पवन से होता है। जलवायु वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, शक्ति और संस्कृति को निर्मित करती है। उदाहरणतः हम देख सकते हैं कि जापान तथा यूरोप के लोग साहसी, स्वस्थ एवं शक्तिशाली है क्योंकि यह क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। गर्म या अति शीतल वायु जलवायु स्वास्थ्य एवं शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगला देखेंगे भू प्रकृति। पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, सागर, महासागर आदि मनुष्य के स्वभाव, आर्थिक स्थिति तथा व्यापार को प्रभावित करती है, जिसके आधार पर देश का आयात निर्यात होता है। दूसरा पॉइंट लेंगे जनसंख्या। किसी भी देश की शक्ति के रूप में उसकी जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी देश के पास आदर्श जनसंख्या ना हो तो वह देश कमज़ोर होगा। किसी भी देश में इतना जनसंख्या अवश्य हो कि उसका उपयोग संसाधन के रूप में किया जा सके। 25 से 50 वर्ष की उम्र की जनसंख्या विशेष महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसी उम्र की जनसंख्या कार्यकारी होती है। जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण जनसंख्या की उम्र, लिंग, जन्म दर, स्वास्थ्य तथा साक्षरता आदि पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। खनिज संसाधन, जल संसाधन, जंगल संसाधन आदि प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। जिस देश के पास जितना अधिक संसाधन होगा वो देश उतना ही समृद्ध तथा विकसित होगा। कृषि संसाधन भी एक राष्ट्रीय शक्ति रूप में अहम भूमिका निभाती है। जो देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होते हैं वो शक्तिशाली अवश्य होते हैं। औद्योगिक क्षमता। आधुनिक युग में जो देश उद्योग में से संपन्न होते हैं वही सामरिक शक्ति में संपन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 6% और भूमि की 7% है, पर विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% भाग होने के कारण वह आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्र चरित्र। किसी भी देश की शक्ति वहाँ की नागरिक के आत्मविश्वास और उनकी नैतिक क्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी देश की ताकत वहाँ के लोगों की मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। जापान और जर्मनी के लोग राष्ट्र चरित्र ने ही इन दोनों को शक्तिशाली बनाया है। कूटनीति। मैगनथाउ ने कूटनीति को राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण बताया है। उसकी राष्ट्र शक्ति में महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार देश की कूटनीति का गुणात्मक पक्ष उस देश को शक्तिशाली बना देती है। सरकार की गुणवत्ता राष्ट्र शक्ति का आकार निर्धारित करती है। ये सरकार ही है जो भौतिक और मानव संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करती है। सरकार ही राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विदेश नीति निर्धारित करती है। तकनीकी ज्ञान। राष्ट्र शक्ति के रूप में तकनीकी ज्ञान को महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। तकनीकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वे साधन है जो राष्ट्र की वृद्धि में सहायता करते हैं। तकनीकी का अर्थ नए पद्धतियों का प्रयोग तथा नए उत्पादनों की स्वीकृति है। अतः तकनीकी की विकास देश की शक्ति को बढ़ा देता है। निष्कर्ष। किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मर्यादा और शक्ति की राष्ट्रीय शक्ति की संभावना पर निर्भर करती है। आज विश्व का प्रत्येक देश दूसरे पर निर्भर करता है। आज प्रत्येक देश एक दूसरे से मित्रता का भाव रखता है। अतः जिसे मित्रता का भाव कहा जाता है, राजनीति के क्षेत्र में उसे कूटनीति कहते हैं। अतः एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अच्छी कूटनीति के साथ उपयुक्त सभी तत्व का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न लेंगे। व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट? क्या है राष्ट्रीय हित? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक राष्ट्रीय हित की परिभाषा में एक मत नजर नहीं आते। फ्रैंकलिन के अनुसार राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय मूल्यों का कुल योग है। इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अवधारणा करते हुए 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। पहला, राष्ट्रीय हित द्वारा राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं पर जोर दिया जाता है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय हित का विकास होता है। वास्तविक नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के आधार पर राष्ट्रीय हित का ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय हित का वास्तविक क्रियान्वयन कहा जाता है। तीसरा, सरकार मूल्य और न्याय की अवधारणा पर अपनी विदेश नीति की व्याख्या करती है। हॉटमैन के अनुसार राष्ट्रीय हित से तात्पर्य एक संप्रभुता संपन्न राज्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं से है, जिसे वो पूरा करना चाहती है। अतः विदेश नीति का मूलभूत उद्देश्य है स्वतंत्रता की सुरक्षित रखना, आर्थिक हितों की पूर्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी, विश्व में शांति की सुस्थापना तथा राष्ट्रीय मर्यादा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति। रॉबर्ट हॉस्कुट के शब्दों में नेशनल इंटरेस्ट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स वैल्यू स्लोली
फॉर इट्स बेनिफिट टू द नेशन। राष्ट्रहित का वर्गीकरण परिवर्तनशील राष्ट्रीय हित, प्राथमिक राष्ट्रीय हित, अस्थायी राष्ट्रीय हित और गौण राष्ट्रीय हित। देखेंगे कि परिवर्तनशील राष्ट्रीय हित, कुछ राष्ट्रीय हित अस्थिर होते हैं, वह समय तथा आवश्यकता के अनुसार होते हैं, यह विश्व राजनीति के ऊपर निर्भर होते हैं, यह लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचार से प्रभावित होते हैं। प्राथमिक राष्ट्रीय हित वे राष्ट्रीय हित जिसे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ना ही नकारा जा सकता है, उसे प्राथमिक राष्ट्रीय हित कहा जाता है। संप्रभुता तथा देश की सुरक्षा सर्वप्रथम राष्ट्रीय हित है। स्थायी राष्ट्रीय हित, प्रत्येक देश के कुछ आदर्श तथा लक्ष्य होते हैं, इन आदर्शों तथा उद्देश्य को प्राप्त करना अस्थायी राष्ट्रीय हित कहलाता है। जैसे यदि कोई राष्ट्र अपने देश का आदर्श समाजवाद है तो उस देश की अस्थायी राष्ट्रीय हित उसे हर संभव तरीके से समाजवाद की आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है। गौण राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्रीय हित प्राथमिक राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे गौण राष्ट्रीय हित कहते हैं। विदेश में अपने नागरिक की सुरक्षा, अपने राजदूतों की राजनीतिक अनुमतियों की तथा नागरिकों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिलाना या ध्यान रखना गौण राष्ट्र के उदाहरण में आते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं कुछ सजेस्टिव क्वेश्चंस। डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द स्टेट। मार्क्सियन थ्योरी देखेंगे स्टेट के बारे में क्या है। दूसरा, व्हाट इज मीन बाय मार्क्सिज्म, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ द मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद से क्या तात्पर्य है, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उदारवाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन। 4th है, गांधी जी के आदर्शों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सत्याग्रह जो है उस पर भी देखेंगे। आगे देखेंगे डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ, किसका पावर और पोजीशन देखना है, चीफ मिनिस्टर का। और डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति बताना है। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए, इमरजेंसी पावर। पावर एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, पावर और पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा में क्या संबंध है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का गठन और कार्यों का वर्णन करना है। भारतीय संसद की क्षमताओं का कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न एक है। भारत संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है उसको लिखना है। रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा ऑफ इन बंगाल। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ विधानसभा इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत के न्यायिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आखिरी देखेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।